दोपहर के 1:30 बजे आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और सबसे पहले आपको बताते हैं 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा की मॉनिटरिंग पीएमओ से होने वाली है। 10 आधुनिक कैमरों से इस यात्रा की मॉनिटरिंग की जाएगी। पीएमओ से ये पूरी मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच में लगाए गए हैं आधुनिक एडवांस कैमरे। तो 10 एडवांस कैमरे लगाए गए हैं जो कि केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच में लगे हैं। पूरी केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग जो होने वाली है वो पीएमओ से होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत में, जिसमें अब आपको एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ का उनका दौरा, मंगलवार को केदारनाथ जाएंगे सीएम धामी, यानी कि कल का दिन है जब केदारनाथ जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। यात्रा की तमाम तैयारियों का सीएम धामी जायजा लेने वाले हैं। पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं। मई में पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा संभावित है। तो देखिए, जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होती है ये संभव है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले चारधाम यात्रा में शिरकत करें। और आइए ओवरऑल अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर भट्ट, दो बड़ी बातें हैं। एक तो कल है पुष्कर सिंह धामी का दौरा केदारनाथ का और पीएमओ से मॉनिटरिंग होनी है। 10 एडवांस कैमरे लगाए जाएंगे। बिल्कुल कंचन, हमने खबर दिखाई थी कि इस तरह की चर्चाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ आ सकते हैं। तो इन खबरों को और बल मिला इस बात से कि कल जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ जाने वाले हैं, सुबह 8 बजे देहरादून से निकलेंगे, लगभग 2 घंटे वहां पर बिताएंगे। इस दौरान वहां पर जो काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा जो तैयारियां चारधाम यात्रा की, जब कपाट खुलेंगे 6 मई को केदारनाथ के, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था है, क्या कुछ है, इसको लेकर भी वो पूरा निरीक्षण वहां पर करेंगे। लेकिन अब ये बातें लगभग साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ आ सकते हैं। हालांकि अभी भी ये बात संभावित है, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो स्पेशल कैमरास हैं जिनसे मॉनिटरिंग होगी सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ के रूट की, इससे पहले भी उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं, चाहे उत्पल कुमार सिंह रहे हो, सचिव ओम प्रकाश रहे हो या अभी ऐसे संधू हो, उनके रूम से लगातार मॉनिटरिंग होती है। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के लगातार ड्रोन से मॉनिटरिंग करते हैं। अब पीएमओ इसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ के प्रति किस तरह का उनका उस मास्टर प्लान को लेकर उनकी गंभीरता है, कितनी उनकी श्रद्धा है। और वो मानते हैं कि यहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम जो 2013 की आपदा आई थी, उसके बाद जो गियर अप हुआ है काम, जो तेज हुआ है काम, वो लोगों तक जाए, उस पर खुद वो उसकी मॉनिटरिंग करें। और ये दीपांकर, बची हुई तैयारियों पर आपसे जल्दी से अपडेट देना चाहेंगे। देखिए, जो भी बड़ा दिग्गज, कोई बड़ा चेहरा जो जा रहा है सरकार से, उसको खामियां नजर आ रही हैं। अभी भी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा के शुरू होने में। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। क्या मान के चलें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कोई खामी उनको नहीं मिलने वाली? केदारनाथ कल मुख्यमंत्री जाएंगे, 6 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। तो इस दौरान वहां पर क्या कुछ स्थितियां, सबसे बड़ी बात है कि रहने की लोगों की व्यवस्था। अभी जो बात आ रही है कि वहां पर 12,000 लोग एक दिन में रुकने की व्यवस्था की बात आ रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि क्या 12,000 लोगों के लिए वहां पर टेंट, कैंप, धर्मशालाएं कंप्लीट है। इसके अलावा जो घोड़े खच्चर की व्यवस्था है, क्या वो कंप्लीट है? क्या जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से तैयार है? बर्फ का क्या स्टेटस बीच रास्ते में? तो मुख्यमंत्री सब कुछ का निरीक्षण करके आएंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं 5 और 6 तारीख को, तो फिर पूरी तैयारियां देखेंगे। शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए श्रीनगर गढ़वाल से आती हुई खबर बता देते हैं, जिसमें आज एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र से पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है। तस्वीरें पासिंग आउट परेड के दौरान सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने 278 प्रशिक्षु कांस्टेबल्स के 13वें बैच की पासिंग आउट परेड में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। 44 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कांस्टेबल्स जो हैं ये एसएसबी का अब हिस्सा बनेंगे। एक बड़ा अद्भुत दृश्य था यहाँ पर आज उनकी पासिंग परेड को देखना, जिसमें 19 राज्यों के 278 प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह तक लगातार अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है और वो देश की हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर उन सभी का काम आगे चलेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई देता हूँ।
इस बीच आपको बताते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर पहुंचकर उनका मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे और इस पर्वतीय प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान है। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। हिमालय पुत्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। उनको उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था वो आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे क्योंकि उत्तराखंड की अलग से पहचान बनाने वाले नेता थे। हमारे दोनों डिवीजन गढ़वाल कुमाऊं दोनों विश्वविद्यालय, अलग से मंत्रालय, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाना, हम लोग उनके श्री चरणों में रहकर राजनीति की शुरुआत की थी और उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिभाएं थी, युवाओं के प्रति एक उनका अपार स्नेह, दूसरा प्रशासनिक क्षमता उनकी और संगठन चलाने की क्षमता, ये अपने आप में एक विलक्षण थी। हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे हरिद्वार। लक्सर के सुल्तानपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल और पूर्व विधायक संजय गुप्ता के आवास पर कार्यक्रम है। दोपहर के 2:30 बजे पहुंचने वाले हैं धामी। देखिए, बीजेपी चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। शुरुआत महीने से होने वाली है और इसी महीने से फ्री गैस सिलेंडर की स्कीम लागू की जाएगी और इसे एक मेगा इवेंट के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। चंपावत में उपचुनाव होना है और संभावना ये है कि ये चुनाव जून में होगा। इससे पहले बीजेपी मई महीने में राज्य सरकार की 1 महीने की उपलब्धियों को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाएगी। घर घर जाकर बताया जाएगा कि बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे किए थे, सरकार उनको पूरा करने में जुट गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि 1 महीने में सब वायदे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कई वादों को पूरा करेंगे। और मई में जो हम ड्राइव चला रहे हैं उसमें 1 महीने के अंदर हम लोगों ने अपने विभागों में क्या किया और जनता के बीच कितने हम पहुंचे, कितने जिलों में हम गए, तो सबका उसमें सबके बारे में उसमें जानकारी दी जाएगी। इस दिशा में सबसे बड़ा इवेंट होगा फ्री गैस सिलेंडर। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का वायदा किया था। मई में सरकार इस स्कीम को लॉन्च करेगी। पार्टी के मंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश भर में इस दिन गरीब परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर वितरित करेंगे। ये तो हमारा अगला कार्यक्रम है। मैंने मई में बताया था कि हम जो कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, चाहे हमने जो पेंशन दोनों को दंपत्ति को कहा है या हमने पेंशन बढ़ाई है, मई में एक बड़ा अभियान हम 15 दिन का लेने वाले हैं। इसी प्रकार जो सिलेंडर हम देंगे, तो पहला सिलेंडर हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा मंत्री, हमारा जनप्रतिनिधि अपने हाथ से उसको जाकर दे। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने का काम करेगी, जो चंपावत उपचुनाव में उतरने से पहले उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। जनता को ये फीड किया जाएगा कि चुनाव पूर्व पार्टी ने जो वायदा किया था, सरकार ने उसको पूरा किया और कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट वो नजर आए हैं। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में जो मुफ्त सिलेंडर देने के वादे किए, उनको जल्द ही बजट के बाद हम पूरा करेंगे। और इसके साथ ही कहा, जो सीएम धामी ने सिविल कोड पर कदम उठाया है वो काफी प्रभावी है।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद को देखना चाहिए। कांग्रेस का दिवालियापन है कि उनके सभी कार्यकर्ता क्या बड़े बड़े नेता लोग भी आज अंदर अपना घुटन महसूस कर रहे हैं और उनको एक लगता है कि विकल्प नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो देश का निर्माण चल रहा है, देश का विकास चल रहा है। गांधी जी ने भी यही सपना देखा था, स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यही सपना देखा था कैसा भारत होना चाहिए, और भारत चल रहा है। तो उनका लगता है कि वे भी अपने विकासशील भारत के अंदर अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो कोई भी आए, हमें स्वागत है उसका। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि बीजेपी में जाने की खबरों के बीच में कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ दिनों से मुझे लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और इसलिए अपनी बात कहने के लिए वो हमारे बीच आए हैं। मैं कांग्रेस से 6 बार से विधायक हूँ, 8 बार मेरे पिता विधायक रहे हैं। अगर बीजेपी में जाऊंगा तो चोरी छिपे नहीं जाऊंगा। शिखंडी को आगे करके प्रीतम सिंह की हत्या नहीं की जा सकती। ये मैं इतना कह सकता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया उस दिन से लेकर के नेता प्रतिपक्ष तक रहते हुए मैंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कांग्रेस को कोई क्षति पहुंचे। मैंने किसी नेता के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की। मैंने कांग्रेस के किसी भी अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम नहीं किया। तो भाई अगर कोई एक तरफा बयान दे रहा है तो उसका संज्ञान निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। क्योंकि बैठक का स्वरूप नहीं था, जिस दिन ये समीक्षा बैठक हुई उसमें इंडिविजुअल लोगों से पूछा गया था और क्या चीज जिस निकल के जो गई वो हम लोगों को बताई गई। प्रीतम सिंह जी ने कहा है कि गुटबाजी का आरोप लगा है, तो ये बताया जाना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या गलती हुई है या मेरी तरफ से क्या गलती हुई है, तीसरे की तरफ से क्या गलती हुई है। उसमें जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, प्रीतम सिंह जी और हाईकमान की बैठक होगी, उसमें प्रीतम सिंह जी अपनी बात रखेंगे और वहां से जो भी बातें होंगी वो आप सब तक भी पहुंचेंगी। और आइए उत्तराखंड में आग का जो तांडव मचा है उस पर आपको अपडेट दे देते हैं कि 1070 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है और 1500 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया आग की चपेट में आ चुका है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी आग की चपेट में है। आग से अभी तक 3 लोग घायल हुए हैं और 2 की जान जा चुकी है। वन विभाग ने 42 लाख के नुकसान का आंकलन किया है। तो जंगलों में आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और हम आपको आग लगने की अब दिखाते हैं तस्वीरें। आप देखने वाले हैं ये 3 तस्वीरें, जिसमें आप देखिए पहली तस्वीर जो है चमोली से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास में अचानक से आग लगने से हरे भरे जंगल आग की चपेट में आकर धू चलने लगे और आग फैलती चली गई। आग देखते ही देखते छिनका गांव की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नैनीताल की, जहां पिछले एक हफ्ते से हालात यही बने हुए हैं। नैनीताल वन विभाग ने जंगल यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर धधक रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तरकाशी के टॉन्स वन प्रभाग की है। अपर यमुना और उत्तरकाशी वन प्रभाग में लगातार आग की घटना से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। अब आपको बताएं कि उत्तरकाशी में डुंडा रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। डुंडा रेंज के जंगल बथेड़ी मातली के आसपास धू कर जल रहे हैं। वन विभाग की टीम रात के समय कठिन हालत में आग को काबू पाने में लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह से बस्ती की तरफ ये आग बढ़ रही है। जंगलों की आग पर वन विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जिले में तीनों वन प्रभाग से लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वन संपदा को बड़ा नुकसान हर दिन हो रहा है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गर्मी शुरू होने के साथ ही जंगल धधक रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अब तक कुमाऊं के नॉर्थ रेंज में 768 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। जिस रिकॉर्ड पैमाने पर इस बार कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में जंगल धधक रहे हैं, वैसा शायद ही कभी हुआ हो। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में अब तक 430 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं, जिनमें आरक्षित वनों में 294 बार जबकि सिविल वनों में
137 बार आग लग चुकी है। यही नहीं, आग लगने से 21,89,000 का नुकसान भी हो चुका है। लगातार धधक रही आग भले ही बारिश होने पर कुछ इलाकों में थम रही हो, लेकिन पारा चढ़ने के साथ ही ये फिर विकराल रूप ले लेती है। के अंतर्गत अभी तक 294 घटनाएं आरक्षित वनों में हुई हैं आग की, 136 घटनाएं उसमें वन पंचायत में हुई हैं, सिविल फॉरेस्ट में। इस प्रकार की 430 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 768 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है तथा 21,89,000 की आर्थिक क्षति हुई है। जंगलों में धधक रही आग से वन्य जीवों पर भी संकट आ गया है। हालात ये हैं कि जंगली जानवर जिंदगी बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर कूच करने को मजबूर हैं। आग की घटनाओं से पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है, वहीं प्राकृतिक जल स्रोतों को भी इससे खासा नुकसान हो रहा है। अग्नि का प्रभाव प्रकृति पर और मानव पर दोनों पर काफी तीव्र गति से पड़ते जा रहा है। प्रकृति की हम बात करें तो जितने भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है, जंगलों में जितने प्राणी जगत है और जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फौना है, वो चंद मिनटों में समाप्त हो जाते हैं। धधक रही आग से बेशकीमती वन संपदा तो खाक हो ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल बढ़ रही फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को देखते हुए भी वन विभाग अभी तक कोई ठोस प्लान तैयार नहीं कर पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चक रोडों पर किए गए अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पूरे जिले में 305 चक रोडों पर अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है, जहां बुलडोजर चलेगा। ये पूरे जनपद में लगभग 300 से ज़्यादा चक रोड चिन्हित किए गए हैं, जहां पर या तो पार्शली अतिक्रमण किया गया है या फिर पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया गया है। और चक रोड जो होते हैं वो गांव के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, और वहाँ पे जो कृषि कार्य के लिए लोग अपने इंस्ट्रूमेंट, मशीनें या बैल या कृषि कार्य के लिए जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए उनको जाना होता है, और इस तरह चक रोडों पर अतिक्रमण ठीक नहीं होता है। तो इसमें सारे एसडीएम को निर्देश किया गया है कि अतिक्रमण जो चक रोड पर हो रखा है उसको तत्काल प्रभाव से हटवाया जाए। जोशीमठ से खबर, जहां पर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई की और स्थानीय लोगों के कई ढाबों और कच्चे रेस्टोरों पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमणकारी यहां पर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अपना अवैध कब्जा जमाए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, भारतीय सेना के जवान और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादार रविवार को बर्फ को काटकर रास्ता बनाते हुए हेमकुंड तक पहुंचे हैं। ये टीम 14 अप्रैल को इस काम के लिए गोविंद घाट से निकली थी और समय से पहले ही टीम ने ये काम कर लिया और अगले कुछ दिन में टीम इस पूरे रास्ते को और भी सुगम बनाने की तैयारी में है। बाकी रास्ते जो हैं वो बाकी सारे विभाग रास्ता बन जाने के बाद से अपना काम करने वाले हैं। प्रशासन और ट्रस्ट यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र झील को साफ करने का काम लगातार मास्टर प्लान के तहत शुरू हो रखा है। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण किया जाना है। गावर कंपनी के द्वारा शेष नेत्र और बद्रीश झील को साफ करने का काम शुरू किया गया है। मास्टर प्लान के पहले फेज में बद्री झील और शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा किया जाना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपदा से टूटे भवाली के जाबर झरने का संरक्षण अब वन विभाग करेगा। नैनीताल डीएफओ नैनीताल बिजलाल टीआर ने बताया यहां पर कि इसके लिए डिप्टी रेंजर भवाली को पूरी कार्य योजना तैयार करने को कहा गया, जिसके बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेजकर इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर इको टूरिज्म की गतिविधियों की अनुमति मिल सकेगी। भवाली में एक झरना का रिपोर्ट मिला था, वो एक इको टूरिज्म के लिए अभी एस्टिमेट नहीं बनाया। अभी बनाने के लिए मैं डिप्टी रेंजर को बताया था, तो ही इज़ मेकिंग
the estimate, and after that we will put up the estimate to the through proper channel to the government, and after getting approval we will make it. कोटवार बेस अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा चुकी हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों की भारी कमी बनी हुई है, जिसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी के चलते अस्पताल प्रशासन के सामने ओपीडी का संचालन करना चुनौती बन चुका है। बेस अस्पताल कोटद्वार में पूरे जनपद से 70% मरीजों का लोड है। बावजूद इसके अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बन चुका है। अस्पताल प्रशासन ने विभाग से मेडिकल स्टाफ की जल्द तैनाती की मांग की है। हर डिपार्टमेंट में पद रिक्त है, मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट पद रिक्त है, चाहे फिजिशियन का हो, चाहे निश्चेतक का हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट का हो, सारे पद ही रिक्त हैं। इनमें एक आदमी काम कर रहा है जो 24 घंटे काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट में पद रिक्त है, मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट। क्षेत्रों में कई झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि जब किसी मरीज के साथ कोई घटना हो जाती है उसके बाद विभाग की नींद टूटती है। सीएमओ का कहना है यहाँ पर कि जब उनको कोई शिकायत मिलती है तो झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाया जाता है। अब इससे पहले आपको बता दिया उसके लिए कोई लिखित कार्रवाई की, जब तक हमें कहीं से कोई शिकायत पत्र नहीं आएगा हम लोग किसी के ऊपर छापा नहीं मार सकते। तो आपने पहले भी छापेमारी की है उनकी? जहाँ छापेमारी की गई वहाँ बंद किया गया उनको, उनके पास कागजात पूरी नहीं थे, उनको बंद कर दिया गया। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।